हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने लैमार्किज्म देखा था। इस वीडियो में डार्विनिज्म पढ़ेंगे। ये थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के पार्ट हैं, थ्योरीज हैं जो वैज्ञानिकों ने दी थी। लैमार्क डार्विनिज्म। लैमार्क की बाद जैव विकास के बारे में परिकल्पना डार्विनिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनके प्रेषक दो अंग्रेज साइंटिस्ट ने वॉलनेस एवं डार्विन दोनों ने ही स्वतंत्र रूप से कार्य करने के बाद समान निष्कर्षों पर पहुँचे। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विनिज्म। प्रत्येक प्राणी अपने को वातावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहता है और अनुकूल वातावरण में ही संतान उत्पत्ति करता है। जो प्राणी अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाते हैं वे कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति में एक ही प्रकार की छँटनी होती रहती है। डार्विन की इस थ्योरी को ही थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन के सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित हैं। पहला है ओवर प्रोडक्शन और इनॉर्मस फर्टिलिटी। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपनी जाति को स्थिर रखने के लिए संतान उत्पत्ति की बहुत क्षमता होती है। उदाहरण, टेन ईस्टर एक मौसम में करीब 10 लाख एग्स देती है। फीमेल एस्कैरिस एक दिन में 2 लाख एग्स देती है। एक फंगस 7 अरब स्पोर्स निर्मित करता है और स्टारफिश एक बार में 1 लाख से ज़्यादा एग्स देती है। यदि इन सब एग्स या स्पोर्स का पूरा विकास हो जाए तो किसी भी जाति के सदस्य पूरी पृथ्वी को ढक सकते हैं। हाथी में संतान उत्पत्ति की क्षमता सबसे कम होती है। इसी प्रकार यदि मानव ने भी अपनी बढ़ती हुई आबादी को नहीं रोका तो आगे चलकर पृथ्वी पर मानव के लिए खड़े होने का स्थान नहीं होगा। परिवार नियोजन का यूज़ यहीं से स्पष्ट होता है। दूसरा है कांस्टेंट पॉपुलेशन। जहाँ प्रकृति ने प्राणियों को संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता दी है वहाँ विनाश के भी बहुत से कारण बनाए हैं। अतः प्राणियों की जो संख्या में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। अतः स्पष्ट हो जाता है कि जीवों की पॉपुलेशन लगभग कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिज्म या तो एनिमीज द्वारा या एनवायरमेंटल चेंजेस से या बीमारी या उनके बीच होने वाले कंपटीशन से ही समाप्त कर दिए जाएंगे। पॉपुलेशन कांस्टेंट पॉपुलेशन ही दिया हुआ है ये बीच में। थर्ड है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल। प्राणियों की बदलती हुई पॉपुलेशन की वजह से इनमें भोजन, जल, प्रकाश व सुरक्षित स्थानों के लिए संघर्ष होने लगता है। ये संघर्ष निम्न श्रेणियों में होता है। पहला, इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल। इस प्रकार का संघर्ष का ही स्पेशल के प्राणियों के मध्य इस प्रकार का संघर्ष एक ही स्पीसीज के प्राणियों के मध्य फूड, शेल्टर व मैटिंग पार्टनर के लिए होता है। एग्जाम्पल, ईस्टर के एग से जन्म लेने वाले बच्चे यदि शीघ्र स्थान ना बदलें तो स्वयं अपनों के ही शत्रु बन जाते हैं। इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल यह दो भिन्न जातियों के मध्य होता है, क्योंकि ज़्यादातर बड़े जीव फूड के लिए छोटे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। अतः यह स्ट्रगल अधिक देखने को मिलता है। सी है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। वातावरण की बदलती परिस्थिति के विरुद्ध प्राणियों में पाए जाने वाले स्ट्रगल को इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कहते हैं। फोर्थ है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में वे ही जीवधारी सफलता प्राप्त करते हैं जिनकी रचना उस वातावरण में रहने वाले अत्यंत उपयुक्त हो। इसके विपरीत जिन प्राणियों की रचना वातावरण के अनुकूल नहीं होती वे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर नेचुरल सिलेक्शन कहा, अर्थात डार्विन के अनुसार योग्यतम सदस्य वे होते हैं जो सफल जीवन व्यतीत करते हैं और स्वस्थ संतान उत्पन्न करके वंश या जाति को चलाने में सबसे अधिक योगदान देते हैं। पांचवा, अडेप्टेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। किसी भी स्थान का एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। बदलते एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स में अपने आप को बदलने की क्षमता को अडेप्टेशन कहते हैं। यह अडेप्टेशन वंशागत होते हैं।
6 है ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। डार्विन के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले अडेप्टेशन के फलस्वरूप न्यू स्पीसीज का जो ऑरिजिन होता है ये उपयोगी वेरिएशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होती रहती है। अंततः ये वेरिएशन एक स्पीसीज के निर्माण में सफलता प्राप्त कर लेती है। एग्जाम्पल शेर, चीता, तेंदुआ आदि अलग अलग प्राणी हैं परंतु इनका जीनस एक ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि इनके एंसेस्टर एक ही होंगे। डार्विनिज्म को वॉल्स चार्ट द्वारा समझाया जा सकता है। यहाँ पर तथ्य और परिणाम दिखाए गए हैं कि ओवर प्रोडक्शन और इनह्यूमन फर्टिलिटी अस्तित्व के लिए संघर्ष है। दूसरा, जीवों की संतुलित संख्या स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये फोर्थ भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ही आता है। वेरिएशन फॉर हेरिडिटी। 5 है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड 6 अडेप्टेशन। इसके भी परिणाम होते हैं ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। इसमें वेरिएशन की उत्पत्ति के कारणों पर प्रभाव नहीं डाला गया है। थ्योरीज ऑफ नेचर सिलेक्शन के अनुसार छोटे छोटे वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रबल होती जाती है। इस क्रिया के प्राणियों को लाभ के स्थान पर हानि का भी सामना करना पड़ सकता है और उनका विलोपन भी हो सकता है। उदाहरण, विलुप्त हिरणों के विशाल सींग। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयनवाद आपत्ति विकास के कारणों की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, यह जीन म्यूटेशन के बारे में कुछ नहीं करता है। नेक्स्ट है एनिमल में सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्ट्रगल के बारे में डार्विन ने अपने मत में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। डार्विनिज्म कंटिन्यूटी यूजेस ऑफ डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन की व्याख्या नहीं कर पाया है। सोमैटिक ऑफ जर्मिनल वेरिएशन को भी समझाया नहीं है। इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर जोर दिया है लेकिन अराइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में नहीं बताया है। न्यू डार्विनिज्म। डार्विन के विचार और उनकी बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशन के बाद इनके समर्थन व विभिन्न साइंटिस्ट के द्वारा विरोध भी होता रहा है। फलस्वरूप कुछ वर्षों में आधुनिक अन्वेषणों के आधार पर इस मत में कुछ चेंजेस किए गए। इनके चेंजेस को न्यू डार्विनिज्म कहा गया। हेंस्की, स्टीवेंस, मेयर एंड हक्सले आदि ने न्यू डार्विनिज्म का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगस्ट विस्मैन के अनुसार जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लान एक आवश्यक तत्व है। यहाँ पर डार्विनिज्म खत्म होता है। न्यू डार्विनिज्म भी यहाँ पर हो गया है। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म भी हो गया है। तो ये डार्विनिज्म यहाँ पर सारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, वो नेक्स्ट वीडियो पर अपन देखेंगे। और इसकी जो PDF है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।